So today's topic is environmental laws in India. What are the different environmental laws have been established and implemented in India? सारे हम environmental law पढ़ेंगे जितने भी आए हुए हैं अभी तक. For the exam point of view, environmental laws in India. जितने भी लॉ आए हैं सबको डिटेल में पढ़ेंगे. गुड मॉर्निंग बेटा. Environmental laws in India. अब environmental laws की क्या इम्पोर्टेंस है ये हम देखेंगे. सारे लॉज पढ़ेंगे जितने भी हैं हमारे. laws aimed laws aimed at protecting and conserving the environment. Protecting and conserving the environment. These laws these laws have played an important role in balancing economic growth with environmental sustainability. What is the meaning of laws? Meaning of environmental laws. What is the meaning of environmental laws? These laws refer to a set of legal rules a set of legal rules and regulations designed to protect the environment, conserve natural resources, and ensure sustainable development. Sustainable development. These laws govern the interaction between the interaction between human activities and the natural environment, aiming to mitigate the impact of activities such as industrial operations, agriculture,
waste disposal, waste disposal and urban development, and urban development on the environment. थोड़ी लॉज की हिस्ट्री भी पढ़ेंगे. इवोल्यूशन ऑफ environmental laws in इंडिया. कैसे इवॉल्व हुए डिफरेंट लॉज इंडिया में. पहले जितना लिखा है उतना एक्सप्लेन कर देती हूँ. एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से एनवायरमेंटल लॉज आए हैं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, वो हम सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में. रिसेंट भी करेंगे, जो रिसेंट में भी आए हैं, जो पुराने हैं सारे करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, पक्का है, श्योर है. लॉज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरनमेंट. लॉ का एम होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ये लॉ का एम होता है. दीज लॉज हैव प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल, और इन लॉज ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ, तो जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं इंडिया में, जो लॉ हैं, इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग, बचाने का, कंजर्व करने का इन्वायरमेंट को. एंड दीज लॉज हैव प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने में विद द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. और इन्वायरमेंट में क्या रहता है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. सस्टेनेबल का मतलब होता है अगर आप इन्वायरमेंट की कोई भी चीज आज यूज कर रहे हो, तो आप ऐसे जुडिशियसली यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उसका यूज कर सके. मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल लॉज का मतलब क्या है. दीज लॉज रेफर टू अ सेट ऑफ लीगल रूल्स. इन्वायरमेंटल लॉज क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है. दीज आर द लीगल रूल्स होते हैं एंड रेगुलेशंस होती हैं, डिजाइन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाने के लिए डिजाइन की गई हैं, बनाई गई हैं. कंजर्व करने के लिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करने के लिए. एंड इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इंश्योर करती हैं कि कैसा डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो. सो इन्वायरमेंटल लॉज मीनिंग दीज लॉज रेफर टू अ, ये लॉज क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो कि डिजाइन किए गए हैं बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, एंड इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए. These laws govern the interaction between human activities. ये जो laws होते हैं, ये क्या करते हैं, human activities के बीच में interaction करते हैं, and the natural environment. जो भी natural environment है, हम क्या करते हैं, जो भी human activity, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, environment के कांटेक्ट में आ रहे हैं. and aiming to mitigate the impact of activities. जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उनका मिटिगेशन कैसे होगा, वो कैसे एक्टिविटी इम्पैक्ट कर रही है, कैसे वो प्रभाव डाल रही है. जैसे इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, वेस्ट डिस्पोजल है, अर्बन डेवलपमेंट है, ऑन द एनवायरमेंट, ये सारी चीजें कैसे इम्पैक्ट. एनवायरमेंटल लॉज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये कैसे बनी, थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसके मेन लॉज में. द हिस्ट्री ऑफ the history of the evolution of environmental laws in India can be traced back to ancient times. ये पहले से चला आ रहा है.
one of the earliest codified codified environmental legislation was enacted by Emperor Ashoka during the 3rd century BC. During the modern times, during the modern time, a few legislation were enacted to protect wildlife from exploitation in the pre-constitutional period. In the pre-constitutional period, some of the important environmental legislations of this period include the Cattle Trespass Act, the Act 1870, Forest Act 1927. After the after the United Nations Conference after the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, जगह का नाम है, in 1972, there was enactment of there was enactment of series of series of environmental laws in India to protect the environment and wildlife in a better way.
and wildlife in a better way. These laws, along with environmental organization and initiatives in India form an important component environmental governance in India. Key environmental laws in India. Key environmental laws in India. चलो पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी लिखा है मैंने अभी. इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया. एनवायरमेंटल लॉज का इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन का मतलब है कैसे बना, कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं लॉज. द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया कैन बी ट्रेस बैक टू एंशियंट टाइम. जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री है हम पुराने जमाने को ट्रेस कर सकते हैं, पुराने जमाने में ट्रेस कर सकते हैं कि ये बहुत पहले से चली आ रही है. सबसे अर्लीस्ट कोडिफाइड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन जो थी, जो सबसे पहले एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन थी, वाज इनैक्टेड बाय एम्परर अशोका. ये किसने स्टार्ट की थी, इनैक्ट की थी? एम्परर अशोका ने की थी ड्यूरिंग द 3rd century बीसी में. तो 3rd century बीसी के टाइम पे एम्परर अशोका ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था. ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम कुछ लेगिस्लेशंस है वर इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. कुछ लेगिस्लेशंस हैं, कुछ लॉज हैं जो इनैक्ट किए गए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाला जो पीरियड था उस टाइम पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज को लेगिस्लेट किया गया. Some of the important environmental legislation of this period, कुछ environmental legislation है इस time period की. नंबर वन, द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, द एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जब यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, कहाँ पे हुई? स्टॉकहोम में हुई इन 1972 में. देयर वाज इनैक्टमेंट ऑफ सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल लॉज. तो उस टाइम पे 1972 में जब ह्यूमन एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई स्टॉकहोम में, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज इंडिया में लाए गए टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बेटर वे में. दीज लॉज अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये लॉज एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ और इनिशिएटिव्स इंडिया में लिए गए जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था किसका? एनवायरमेंटल गवर्नेंस का, जो इंडिया के अंदर आई. अब क्या क्या की लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, पहले हम ये देखेंगे. environment laws environmental laws in India in India form a comprehensive framework designed to safeguard designed to safeguard the country's
environment, natural resources, and ecological balance. And ecological balance. Starting in the early 1970s, several key environmental legislations were enacted in the country to protect the environment and ecology comprehensively. Some laws are: number 1, Wildlife Protection Act, Wildlife Protection Act 1972। कल तक सारे लॉज वगैरह हमारे खत्म हो जाएंगे, तो कल तक हमारी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, फिर हम परसों से बायो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। जितने भी रिसेंट के लॉज हैं सारे कवर अप करूंगी मैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके फीचर क्या थे? इट इज एन environmental legislation enacted by the government of India to protect the country's wildlife and their habitats. It provides a legal framework for the conservation of various species of flora and fauna and regulate activities that could harm them. That could harm them. Objectives, इस लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू एंश्योर the protection of endangered species, to regulate the hunting of wildlife,
hunting of wildlife. C. To control the trade of wildlife products. D. To establish protected areas like नेशनल पार्क. दिस इज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये पेपर में आ जाता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व्स. क्या क्या इंक्लूड करता है? एज पर द एक्ट्स डेफिनेशन. As per the Act definition, wildlife includes any animal bees, butterflies, crustaceans, fish पानी के अंदर मिलते हैं crustaceans, and moths and land or aquatic vegetation that forms part of any habitat. Any habitat. इसमें और क्या हुआ था? establishment of wildlife advisory board. Wildlife advisory board. इसका पहला फीचर है selection of areas to be declared as wildlife sanctuaries, national parks, and closed areas and their administration. B. In the formulation of the policy for the protection and conservation of wildlife and specified plants. In any matter relating to the amendment of any schedule so as to maintain a
हार्मोनियस इंटरफेस between tribes and other dwellers means merchant of the forest with the protection and conservation of wildlife. हाँ, रिवाइज करा रही हूँ. एक बार फिर से स्टार्टिंग से कर लेते हैं. एनवायरमेंटल लॉज इंडिया में लॉ का काम क्या है? एम करना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, एनवायरनमेंट को बचाना. ये लॉ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करने में और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, कि एनवायरनमेंट हमारा कैसा रहे, कैसा डेवलपमेंट हो, ग्रोथ कैसी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो. मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल लॉज: दीज लॉज रेफर टू अ सेट ऑफ लीगल रूल्स. ये जो लॉज होते हैं इसमें क्या होते हैं? लीगल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए गए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए. These laws govern the interaction between human activities. ये लॉ जो है गवर्न करते हैं जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज के इंटरेक्शन होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट होती है, एमिंग टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज. उनका एम होता है कि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रभाव डालना, जैसे इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है, एग्रीकल्चर है, वेस्ट डिस्पोजल है, कि कितना वेस्ट डालना है, अर्बन डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट के पार्ट में. इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया. एनवायरमेंटल लॉज इंडिया में कैसे इवॉल्व हुए? जो हिस्ट्री है इवोल्यूशन की एनवायरमेंटल लॉज के इंडिया में, वो एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से है. सबसे अर्लीस्ट जो कोडिफाइड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन जो लॉ था वो इनैक्ट किया गया था. किसने इनैक्ट किया था, किसने बनाया था? अशोका ने, ड्यूरिंग 3rd सेंचुरी BC में. मॉडर्न टाइम्स की बात करेंगे, कुछ फ्यू लेजिस्लेशन है जो इनैक्ट किए गए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. किससे? फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो इन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड. तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड में लॉज बनाए गए हैं एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन जो है इस पीरियड के क्या है? द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. आफ्टर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के बाद ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में 1972 में देयर वाज अ इनैक्टमेंट ऑफ सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल, बहुत सारे इनैक्टमेंट हुए, लॉज बने इंडिया में टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट को बचाने के लिए एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इन अ बेटर वे. These laws along with the environmental organization, ये जो laws थे environmental के organization के साथ साथ initiatives लिए गए इंडिया में, जो कि important component है किसके? environmental governance. हमने अभी यहीं तक पढ़ा था. अब है की इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया. इंडिया में कौन से की इन्वायरमेंटल लॉज हैं? नंबर 1, इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क. जो इन्वायरमेंटल लॉज है इंडिया में, ये एक तरह से कॉम्प्रेहेंसिव मतलब डिटेल्ड क्या है? फ्रेमवर्क है डिजाइन टू सेव गार्ड द कंट्री, कि कंट्री को कैसे बचाना है, कंट्री के एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना है, और इकोलॉजिकल बैलेंस को हमें कैसे मेंटेन करके रखना है. ये इसलिए बनाए गए थे, क्या करने के लिए? कंट्रीज के रिसोर्सेज को सेफ गार्ड करने के लिए, मीन्स प्रोटेक्ट करने के लिए. स्टार्टिंग इन द अर्ली 1970s, शुरुआत कहाँ से हुई? अर्ली 1970s में हुई.
सेवरल की इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन वर इनेक्टेड, बहुत सारे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन जो थे वो इनैक्ट किए गए कंट्री के अंदर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, एंड इकोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिवली, और इकोलॉजी को बचाने के लिए। तो 1970s में बहुत सारे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इनेक्ट किए गए कंट्री के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव। सबसे पहला लॉज है, सम लॉज आर, नंबर वन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या था? इट इज एन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। ये जो लॉज पढ़ रहे हो ये एनवायरमेंट में भी काम करेंगे और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आएगा, तो इजीली टैकल कर लोगे। जितने भी रिसेंट के अब तक टिल नाउ जितने भी लॉज हुए सारे मैं क्लास में डिस्कस करूंगी। इट इज एन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। ये क्या है? एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, एनवायरमेंटल लॉ है, इनैक्टेड बाय द गवर्नमेंट। किसने स्टार्ट किया था, इनैक्ट किया था? गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। कंट्री की वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इस लेजिस्लेशन को क्या किया था, इनैक्ट किया था। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क। ये क्या प्रोवाइड करता है? लीगल फ्रेमवर्क है, मतलब ये लॉ कैसा है? लीगल लॉ है। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज, के डिफरेंट स्पीशीज जो हैं, जो फ्लोरा है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको बचाने के लिए, एंड रेगुलेट एक्टिविटी दैट कुड हार्म, और ऐसी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, जो उनको हार्म पहुंचा सकती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना, टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना। टू रेगुलेट द हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की जो हंटिंग होती है उसको रेगुलेट करना। टू कंट्रोल द ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं उनके ट्रेड को कंट्रोल करना। टू स्टैब्लिश प्रोटेक्टेड एरियाज को स्टैब्लिश करना, जैसे आपका नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और रिजर्विस है, उनको क्या करना? प्रोजेक्ट करना। टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना, रेगुलेट करना हंटिंग, कंट्रोल करना वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स को, स्टैब्लिश करना प्रोटेक्टेड एरियाज को, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रिजर्व्स है। ये वाला पार्ट जो है एज पर द एक्ट, ये हमेशा पूछा जाता है कोई भी एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द एक्ट डेफिनेशन के हिसाब से वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनी एनिमल, वाइल्ड लाइफ में कोई भी जानवर, कोई भी एनिमल, बीज है, बटरफ्लाईज है, मधुमक्खी, बटरफ्लाईज है, तितलियां, क्रस्टेशियन, जैसे एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल सा, जैसे फिश की फॉर्म में होता है, क्रस्टेशियन फिश, एंड मोथ्स एंड लैंड और एक्वेटिक वेजिटेशन, ये सारे फॉर्म करते हैं किसी भी हैबिटेट का पार्ट, तो इनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। इसके अंदर एक चीज और की गई थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, और वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड को भी क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। अ सिलेक्शन ऑफ एरियाज टू बी डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर करना, नेशनल पार्क बोलना, क्लोज एरिया बोलना और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, ये एडवाइजरी बोर्ड का काम है। तो जो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड थी उसने क्या किया था? सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन कर सकता है वो एरियाज का, किसे वाइल्ड लाइफ बोलना है, किस सेंचुरी बोलना है, किसे नेशनल पार्क, कौन से क्लोज्ड एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी, जब पॉलिसी बन रही थी फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड स्पेसिफाइड प्लांट, जब ये क्या करता है एडवाइजरी बोर्ड, जो भी पॉलिसी उस टाइम पे बन रही होती है, जो भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन चल रहा होता है, फॉर्मुलेशन मीन्स बनाना, उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन से उस पर्टिकुलर पॉलिसी को बना सकती है रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ और स्पेसिफाइड प्लांट्स के रिगार्डिंग।
इन एनी मैटर्स रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ एनी शेड्यूल, अगर किसी भी शेड्यूल में अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है किसी भी मैटर से रिलेटेड, सो एज टू मेंटेन अ हारमोनियस इंटरफेस, ये जिससे कि हारमोनियस इंटरफेस बना रहे, हारमोनी बनी रहे। हारमोनी मतलब सारे इन्वायरमेंट में जितनी भी स्पीशीज है वो खुशी खुशी रहे, बिटवीन ट्राइब्स एंड दूसरे ड्वेलर्स जो है ऑफ द फॉरेस्ट, विद द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, प्रोटेक्शन में, आपस में इन्वायरमेंट के साथ ट्राइब्स का जो है आपस में क्या बना रहे, हारमोनियस इंटरफेस बना रहे। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल्स भी हैं, 6 शेड्यूल्स हैं, ये भी बेटा पूछा जाता है। सो शेड्यूल्स, अभी हम एक ही लॉ स्टार्ट किया है सिर्फ खाली, शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। कार्तिक, अब की बार करंट अफेयर की क्लास अटेंड नहीं की है तुमने? मैंने 13 और 14 का वो कराया है, रिकॉर्डेड क्लास देख ली? 13 और 14 का करंट अफेयर कराया था मैंने, उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यूज भी वो करे हैं शेयर। और मैं अभी से जुलाई से लेके अब तक के जो एमसीक्यूज है ना, वो मैं क्लास प्लस पे जा डाल रही हूँ, फ्री में, फ्री टेस्ट है वो। और देख लेना एक बार गार्गी मैम से बात करके, 50 आज शायद मैं आज डाल दूंगी, 50 एमसीक्यू, ऐसे में 600 एमसीक्यूज डालूंगी, 50-50 के ग्रुप बना के, जो अभी तक करंट अफेयर हुए हैं उनके एमसीक्यूज है, तो ट्राई करना उनको अटेंड करने की। शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कितने शेड्यूल्स हैं? 6 शेड्यूल्स। अच्छा, आपको इवनिंग बैच का एक्सेस नहीं मिला है, ओके ठीक है। देखो शायद इस सैटरडे मेरी 1:15 से 2:15 भी क्लास होगी करंट अफेयर की। शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 6 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 एंड 2 ऑफ WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या है, इट कवर्स एनिमल्स which are endangered species, giving them absolute protection, giving them absolute protection. Second, offense committed in relation to any animal specified in Schedule 1 or Part 2 of Schedule 2 shall be punishable with imprisonment for a term less than 1 year will fine not be less than
₹5,000। नेक्स्ट है शेड्यूल थर्ड एंड शेड्यूल फोर ऑफ WPA। इसमें सेम प्रोविजंस एज 1 and 2, but cover animals, little bit change है, but cover animals that are not in danger of becoming extinct. The penalties under this section are also less than in 1 and 2, 1 और 2 की कंपैरिजन में कम है। फिर है शेड्यूल 5 ऑफ WPA specifies those animal that can be hunted like ducks and deers, though for this one has to apply for a license. Schedule 6 of WPA, it concerns cultivation and plant life and gives teeth to setting up more protected animal parks. चलो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। शेड्यूल्स इस यहाँ तक कर दिया ना हमने। अब है शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल्स है, 6 शेड्यूल्स है। जो शेड्यूल 1 है एंड 2 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो क्या कहता है? शेड्यूल 1 and 2 कहता है इट कवर्स एनिमल विच आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो स्पीशीज खतरे में है वो एनिमल्स को कवर करता है, गिविंग देम एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, और उन्हें क्या देता है? एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है। ऑफेंस कमिटेड इन रिलेशन टू एनी एनिमल, किसी भी एनिमल के रिलेशन में अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है इन शेड्यूल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 शेल बी पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जेल होगी फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 year।
एक साल से कम की नहीं होगी, विच में एक्सटेंड अप टू 6, मतलब एक साल से 6 साल तक की सजा हो सकती है। एंड ऑल्सो फाइन नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज, और 5,000 से कम का जो फाइन है वो नहीं होगा। शेड्यूल 3 एंड 4 ऑफ WPA वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 3 और 4 क्या कहता है? सेम है 1 और 2 की तरह, बट यहाँ पे कवर एनिमल दैट आर नॉट इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट। यहाँ पे वो एनिमल कवर करता है जो कि खतरे में नहीं है, जो कि एक्सटेंट होने के खतरे में नहीं है। द पेनल्टीज अंडर दिस सेक्शन आर ऑल्सो लेस देन 1 and 2। जो पेनल्टीज है वो यहाँ पे कम है 1 और 2 की कंपैरिजन में। शेड्यूल 5 क्या कहता है? WPA का स्पेसिफाइड दोज एनिमल्स, वो एनिमल्स होते हैं दैट कैन बी हंटेड लाइक डक्स एंड डियर्स, को जिसे हंट कर सकते हैं। दो फॉर दिस वन हैज टू अप्लाई फॉर लाइसेंस, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। शेड्यूल 6 क्या कहता है? इट कंसर्न कल्टीवेशन एंड प्लांट लाइफ, को कल्टीवेशन को कंसर्न करता है। एंड गिव टीथ टू सेटिंग अप मोर प्रोटेक्टेड एनिमल्स पार्क, और ये फ्रीडम देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्टेड पार्क को क्या कर सकते हो, जो मोर इम्पोर्टेंट है, प्रोटेक्टेड एनिमल्स को ज्यादा से ज्यादा आप सेटअप कर सकते हो। ये था हमारे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, और आपका दिस हो गया 5, 6, ठीक। अब इसके अंदर अभी शेड्यूल 1 ही चल रहा है, मतलब ये एक्ट 1972 का ही चल रहा है। हमने इसमें शेड्यूल्स पढ़े हैं। अब हंटिंग फॉर एनिमल्स के लिए रिगार्डिंग क्या है? WPA प्रोविजंस रिगार्डिंग हंटिंग ऑफ एनिमल्स, रिगार्डिंग हंटिंग ऑफ एनिमल्स, इसी लॉ में जो मॉडिफिकेशन की है वो भी हम इसी में पढ़ेंगे। इट प्रोहिबिट्स it prohibits hunting of animals belonging to Schedule 1 to 4 in general, but exceptional protection is provided to Schedule 1 animal, which can be hunted only with the permission, only with permission of the Chief Wildlife Warden, CWW. He decides whether an animal has become dangerous to human life or property, or disabled or deceased, as to be beyond
recovery. Without license, without license from the chief wildlife warden, it is illegal to hunt any wild animals except vermin. The chief wildlife warden may grant a special permit to hunt a wildlife animal for the purpose of education, scientific research, and management and collection of specimens for zoological gardens, museums. चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले सुन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी ये कंप्लीट इनकम्प्लीट है। WPA प्रोविजन रिगार्डिंग हंटिंग ऑफ एनिमल्स। हंटिंग ऑफ एनिमल नहीं बेटा, यूनाइटेड नेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। बस वो जब 1972 में हुआ था तब, अगर बीच में कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो वो मैं इसमें डालूंगी। जैसे अभी तक का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं ना, पहले वो कंप्लीट करेंगे सारे। ठीक है। इट प्रोहिबिट्स हंटिंग ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल 1 से लेके 4 तक, बट एक्सेप्शनल है जो कि शेड्यूल 1 के एनिमल को प्रोवाइड कर रखी है, विच कैन बी हंटेड ओनली विद द परमिशन ऑफ, किसकी परमिशन से हंट कर सकते हैं? विद द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन से आप हंट कर सकते हो। ठीक। He decide whether an animal has become dangerous to human life। ये डिसाइड करता है कि क्या एनिमल जो है ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर बन गया है या उनकी प्रॉपर्टी के लिए, और डिसेबल्ड और डिसीज एज टू बी बियॉन्ड रिकवरी, और वो डिसेबल्ड है, डिसीज्ड है, बीमार है और रिकवरी उसकी नहीं हो सकती, वो डिसाइड करता है चीफ वार्डन। विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, बिना इसके लाइसेंस के, इट इज इलीगल टू हंट एनी वाइल्ड एनिमल एक्सेप्ट वर्मिन। और किसी भी एनिमल को हंट करना इलीगल है बिना इनकी परमिशन के, बिना इनकी लाइसेंस के किसी भी एनिमल को आप हंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट वर्मिन। वर्मिन क्या होता है? वाइल्ड एनिमल होता है जो कि बिलीव टू बी हार्मफुल टू क्रॉप्स और फार्म एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? नुकसानदायक होता है। तो ये जो है एक तरह से रोडेंट होता है। रोडेंट मतलब किन्हें कहते हैं? जैसे चूहा कतर वतर कतर के खाता है ना, ऐसे ही रोडेंट्स होते हैं। एक बार सर्च कर लेना वर्मिन स्पीशीज, वर्मिन एनिमल कैसा होता है। छोटा सा होता है, जो घूस जैसा होता है, बड़ा स्केल की शेप में। ठीक है, इसको एक बार देख लेना वर्मिन एनिमल कौन सा है, इसकी पिक्चर सर्च कर लेना। फिर है द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में ग्रांट स्पेशल परमिट ग्रांट करता है टू हंट अ वाइल्ड लाइफ को हंट करने के लिए
ये स्पेशल क्या करता है, परमिशन देता है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन के पर्पस से, साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस से, मैनेजमेंट के पर्पस से, एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर जूलॉजिकल गार्डन म्यूजियम। और जूलॉजिकल गार्डन म्यूजियम के लिए अगर स्पेसिमेन की जरूरत होती है तो कौन डिसाइड करता है, हमारा चीफ वार्डन डिसाइड करता है। कार्तिक, एक बार इसमें अगर कोई बड़े डाउट हो अभी तक तो पूछ लो एक बार। नहीं है? ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक, कल कंटिन्यू सेम करेंगे इसमें। चलो बाय, गॉड ब्लेस यू।